हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने 3 निष्कर्ष पढ़ लिए थे और उसके प्रेक्षण भी पढ़े थे। तो रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाले अपने परमाणु मॉडल के आधार पर। तो सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि जो रदरफोर्ड के अनुसार कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खोखला होता है, क्योंकि जो अधिकांश अल्फा कण है वो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए थे। ठीक है, तो अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। दूसरी बात है कि परमाणु के अंदर जो परमाणु के जो केंद्र पर एक कठोर भाग होता है, एक कठोर भाग, क्योंकि जो कुछ अल्फा कण है वो टकरा करके कुछ कोण पर विक्षेपित हो गए थे, टकरा करके कुछ कोण पर विक्षेपित हो गए थे। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, और केंद्र पर क्या होता है, एक एक कठोर भाग होता है। तीसरी बात है कि परमाणु के केंद्र पर क्या होता है, एक कठोर भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और उसका आवेश क्या होता है, धनावेश होता है। वो धनावेशित होता है क्योंकि जो अल्फा कण है वो भी धनावेशित होता है और नाभिक जो है वो भी धनावेशित होता है। तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो प्रतिकर्षण बल कार्य करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन जो है, नहीं जो सॉरी जो अल्फा कण है, वो एक अल्फा कण ऐसा था जो पुनः 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हो गया था, पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट गया था। इससे ये निष्कर्ष निकलता है जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है और वह कठोर भाग होता है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में होते, रदरफोर्ड ने क्या बताया, यदि इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में होते तो कूलाम्ब आकर्षण बल के कारण, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं माइनस आवेश होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस आवेश, नाभिक के पास प्लस आवेश। तो माइनस प्लस के मध्य कौन सा बल लगेगा, माइनस प्लस के मध्य आकर्षण बल लगेगा, कूलाम्ब आकर्षण बल लगता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में होते तो कूलाम्ब आकर्षण बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाते, नाभिक में गिर जाते। तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने माना कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, मतलब वो स्थिर नहीं होते। और जो क्योंकि जो थॉमसन ने क्या बताया था, थॉमसन ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक में, इस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के अंदर स्थिर होते हैं। जबकि यहाँ पर रदरफोर्ड ने क्या बता दिया, जो इलेक्ट्रॉन यदि विरामावस्था में होंगे ना तो उनके मध्य कूलाम्ब आकर्षण बल कार्य करेगा, और कूलाम्ब आकर्षण बल कार्य करने के कारण वो नाभिक में गिर जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक की चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है, जो कूलाम्ब आकर्षण बल है, वो कूलाम्ब आकर्षण बल और आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो दोनों बराबर होंगे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल आवश्यक होता है। अगर कोई भी कण वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसके लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल आएगा वो कहाँ से आएगा यहाँ पर वो अभिकेंद्रीय बल कूलाम्ब आकर्षण बल के बराबर होगा। कूलाम्ब आकर्षण बल जो कि प्लस और माइनस के मध्य लगता है। जो नाभिक होता है वो धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है। तो वर्ताकार कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो कूलाम्ब आकर्षण बल के बराबर हो जाएगा। तो रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नंबर 6 बात देखो, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। पर उसने क्या बताया, रदरफोर्ड ने क्या बताया कि परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। नंबर, अब देखो कमियां, एग्जाम में जो निष्कर्ष है वो कोई नहीं पूछता आजकल, क्योंकि ये 10th लेवल का टॉपिक है। तो निष्कर्ष, प्रेक्षण, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता 12th लेवल पर। तो 12th लेवल पर इसी कमियां पूछ सकते हैं कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की 2 कमियां बताइए। तो कमियां यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पिछले टॉपिक में परमाणु थॉमसन की परमाणु मॉडल में कमियां थी, वो भी इम्पोर्टेंट थी, और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो थॉमसन ने भी क्या बताया, थॉमसन भी उसके परमाणु के जो स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता सका। ठीक है, तो ये भी नहीं बता पा। देखो कमियां क्या है, रदरफोर्ड ने क्या बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन यदि वर्ताकार कक्षा में घूम रहा है तो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत है जो कि मैक्सवेल का है। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसका है, मैक्सवेल का है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार यदि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, विकिरण का उत्सर्जन करेगा, है ना। तो यदि वो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन विकिरण का उत्सर्जन करेगा
तो उसकी उसकी ऊर्जा में लगातार कमी आएगी। अगर ऊर्जा में लगातार कमी आएगी तो धीरे धीरे उसकी त्रिज्या कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहा है तो धीरे धीरे उसकी त्रिज्या कम होती जाएगी, क्योंकि उसकी ऊर्जा में लगातार कमी आ रही है। तो अगर उसकी ऊर्जा में लगातार कमी आएगी तो अंततः वह नाभिक में गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया तो इसका मतलब परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो परमाणु का अस्तित्व मतलब परमाणु की जो स्थायित्व है वही खत्म हो गया। तो मतलब यह जो मॉडल है वो मतलब उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमता तो है, लेकिन घूमते इलेक्ट्रॉन की मतलब ऊर्जा लगातार में कमी आएगी, ऊर्जा में कमी आएगी तो अंततः वह नाभिक में गिर जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं होता। अतः यह जो मॉडल है परमाणु के स्थायित्व की सफल व्याख्या नहीं कर सका, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उसकी ऊर्जा में लगातार कमी आएगी और कमी आने के कारण वह नाभिक में गिर जाएगा, और जिसके कारण परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और यह बात सही नहीं है। तो यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की सफल व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है। तो इसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पर घूमता तो है, लेकिन एक ही जगह घूमना चाहिए, एक ही वर्ताकार पथ में घूमना चाहिए या फिर ऊपर जाना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए, है ना। तो इसके बारे में आगे बोर बताएगा, बोर इसकी सफल व्याख्या करेगा। तो जी सर्पिलाकार पथ पर गति करता हुआ नाभिक में गिर जाता है। नेक्स्ट जो है नंबर 2 कि रदरफोर्ड के अनुसार घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रत्येक आवर्ती के विकिरण उत्सर्जित करता है। जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रत्येक आवर्ती के विकिरण उत्सर्जित करेगा, क्योंकि जो यदि कोई कण गति करता है तो उसकी ऊर्जा में कमी तो आती है। तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन प्रत्येक आवर्ती के विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। पर तो प्रत्येक आवर्ती के, ध्यान रहे प्रत्येक आवर्ती की। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत होना चाहिए। कि प्रत्येक आवर्ती के विकिरण उत्सर्जित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से लगातार कंटिन्यूस होना चाहिए, लगातार इस प्रकार से। ठीक है। लेकिन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, वो रेखीय होता है। रेखीय मतलब इस प्रकार से रेखा के रूप में होता है। ठीक है। तो इस रेखीय स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या है वो बोर करेगा। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कौन करेगा? बोर करेगा। लेकिन रदरफोर्ड इस रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत होता है, क्योंकि प्रत्येक आवर्ती के विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत होता है, लेकिन परमाणु का स्पेक्ट्रम वास्तव में रेखीय होता है। और अतः यह मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है वो परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया कि रदरफोर्ड के अनुसार जो होता है परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सतत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। अब देखो, जो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? आर 10⁻⁻14 होती है। परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु त्रिज्या 10⁻10 होती है ना, 10⁻10। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की त्रिज्या की गणना की थी। रदरफोर्ड ने क्या किया, नाभिक की त्रिज्या का मान निकाल लिया था कि आर कितना होता है लगभग, है ना। तो रदरफोर्ड ने बहुत ही अच्छा काम किया। इसने नाभिक की त्रिज्या की, जो नाभिक की त्रिज्या आर है उसका मान ज्ञात कर लिया था। आर इक्वल टू कि अल्फा कण जो है, जैसे मान लो ये नाभिक है, तो अल्फा कण, एक अल्फा कण ऐसा था जो नाभिक से टकरा कर वापस उसी मार्ग पर लौट रहा था। तो ये नाभिक है, पूरा नाभिक प्लस आवेश है इसके पास, और ये जो है अल्फा कण है। तो एक अल्फा कण ऐसा था, मतलब 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो पुनः नाभिक से टकरा करके उसी मार्ग पर लौट रहा था। तो इसका मतलब दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य कर था, प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा था। ये वाला प्लस है, ये प्लस है, तो प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये अल्फा कण पुनः उसी मार्ग पर लौट रहा था। तो कहाँ से लौट रहा था? मतलब ये अल्फा कण आ रहा था, इधर से अल्फा कण आ रहा है, इसके पास गतिज ऊर्जा है, तो इसके पास गतिज ऊर्जा है, और आते 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 ये यहाँ तक आकर रुक गया। कुछ समय पश्चात ये यहाँ तक रुकेगा, रुकने के पश्चात वापस लौट जाएगा। तो ये कहाँ तक रुक रहा है? मान लो ये जो अल्फा कण वो यहाँ आकर रुक रहा है, फिर इससे आगे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इससे आगे नाभिक आ गया। ये नाभिक की बाउंड्री है, नाभिक की बाउंड्री वाली है ना। तो अल्फा कण सिर्फ यहाँ तक आता है, इसके अंदर नहीं घुस पाता, क्योंकि प्रतिकर्षण बल के कारण ये वापस पुनः उसी मार्ग पर लौट जाता है। तो ये अगर यहाँ तक अल्फा कण आ रहा है तो ये इसकी निकटतम पहुँच की दूरी होगी। क्या होगी इसकी? निकटतम पहुँच की दूरी, कि अल्फा कण नाभिक तक कितनी निकटतम दूरी तक पहुँच रहा है, कितनी निकटतम दूरी तक पहुँच रहा है। तो वो त्रिज्या का मान हो जाएगा जी, अल्फा कण आर ना, आर। तो ये नाभिक की त्रिज्या आर यहाँ से अपन निकाल लेंगे, आर का मान अपन यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये आर यहाँ पर क्या निकटतम पहुँच की दूरी है। और ऐसा भी पूछ सकते हैं
कि नाभिक की त्रिज्या आर ज्ञात कीजिए, या फिर आर एक ही बात है भाई, अल्फा कण की निकटतम पहुंच की दूरी या फिर नाभिक की त्रिज्या आर, एक ही बात होगी। ठीक है, दो अलग अलग बात नहीं है। तो ध्यान रही, अल्फा कण क्या होता है, 2He4 होता है, और अल्फा कण क्या होता है, इसका आवेश कितना होता है, मैंने Q1 मान लिया, +2 ही होता है अल्फा कण का आवेश। आवेश दुगुना होता है, द्रव्यमान 4 गुना होता है, मैंने पहले बताया था, आवेश दुगुना द्रव्यमान 4 गुना। और नाभिक का जो आवेश होता है वो जेडी होता है, क्योंकि नाभिक का जो आवेश वो जेडी कैसे होगा, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, और एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, ई। तो अगर नाभिक नाभिक के अंदर जेड प्रोटॉन है तो उसका आवेश कितना हो जाएगा, जेड ही हो जाएगा। एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो ई, और अगर जेड प्रोटॉन नाभिक के अंदर हैं तो उसका आवेश कितना हो जाएगा, जेड ही हो जाएगा। और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है भाई, लेकिन न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसलिए उसका आवेश जो काउंट नहीं होगा, केवल प्रोटॉन का आवेश ही काउंट होगा। तो यहाँ पर जो इसका जो आवेश आ जाएगा वो जेड ई आ जाएगा, जेड ई। तो ये यहाँ पर दो आवेश हो गए, एक +Ze एक +2E। तो दोनों के मध्य कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, दोनों के मध्य कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, तो ये कूलाम स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ध्यान रही, जो अल्फा कण जो आता है उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो यहाँ पर आकर के कम हो रही है, यहाँ पर आकर के बिल्कुल कम हो गई, तो रुक गया। तो इस पॉइंट पर जो है वो कूलाम इस पॉइंट पर जो गतिज ऊर्जा है वो कूलाम स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। इस पॉइंट पर जहाँ पर ये रुक रहा है उस पॉइंट पर जो गतिज ऊर्जा है वो कूलाम स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है वो कूलाम स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी, और जो अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा वो मैंने के मान ली। वो कूलाम स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, K(Q1Q2)/R। ये चैप्टर नंबर 1 की बात है, जहाँ पर कूलाम आकर्षण बल आता है, कूलाम बल आता है। कूलाम बल क्या होता है भाई, K(Q1Q2)/R², K(Q1Q2)/R² होता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन कूलाम स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा के लिए अपोन में आर आता है, केवल अपोन में R² नहीं आता, ऊर्जा के लिए केवल आर आता है। तो यहाँ पर ध्यान रहे, तो K(Q1Q2)/R², और K का मान कितना होता है, 1/4πε0, 1/4πε0, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ से अपन के का मान, के बराबर ये आ गया, तो आर का मान निकाल लो। आर क्या है, निकटतम पहुंच की दूरी है, कि कितनी दूरी तक पहुंच रहा है अल्फा कण, फिर वापस लौट रहा है। तो आर का ये के इसके अपोन में चला जाएगा, तो Q1 Q2 अपोन में 4πε0 की, तो के इसके भाग में चला गया, और Q1 Q2 के मान रख देंगे भाई। Q1 क्या है, 2 ही है, और Q2 क्या है, +Ze है, +Ze मान रख दिया, और अपोन में 4πε0 की है। तो ये आर का मान आ गया 2Ze² अपोन में 4πε0 की, 2Ze², E इंटू ई स्क्वायर अपोन में 4πε0 की। तो जहाँ जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है, और एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, अब देखो इसकी बेसिस पे अपन एक क्वेश्चन करेंगे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे। अपन ने देखो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में श्रवण नाभिक काम में लिया था, एक सोने की पतली पन्नी काम में ली थी, सोने की पतली पन्नी, वहां पर श्रवण नाभिक काम में लिया था, और एक अल्फा कण। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन कर रहे हैं कि 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एम क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैपिटल एम। तो 2 मेगा मतलब कितना, 10⁻6 होता है, मेगा 10⁻6 +6 होता है। तो ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितने होते हैं, 1.6 10⁻⁻19 गुलाम, तो सॉरी जूल। तो 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के एक अल्फा कण आ रहा है, वो श्रवण नाभिक से प्रकीर्णित हो रहा है, श्रवण नाभिक से टकरा रहा है, और श्रवण नाभिक का जेड कितना होता है, 79 होता है। तो अल्फा कण के लिए निकटतम पहुंच की दूरी ज्ञात कीजिए, निकटतम पहुंच की दूरी मतलब उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दिया हुआ क्या है, जेड बराबर 79, के बराबर 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा का मान रख देंगे 10⁻6, मेगा 10⁻6 होता है। माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। माइक्रो क्या होता है, 10⁻6, और मिली क्या होता है, 10⁻3। नैनो क्या होता है, 10⁻9, और एंगस्ट्रम क्या होता है, 10⁻10। तो सारे आने से सेंटीमीटर क्या होता है, 10⁻2 होता है। तो 2.5 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया, 1.6 10⁻19 जूल। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर 2Ze² अपोन में 4πε0 की। तो जेड का मान रख देंगे 79, और इलेक्ट्रॉन का आवेश ई कितना होता है, 1.6 10⁻19, और इसका स्क्वायर करना है 4, पाई का मान कितना होता है 3.14 और 1/4, और इसका एप्सिलॉन का मान कितना होता है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान 8.854 10⁻12 होता है। और आगे मैंने इसका के का मान रख दिया, ये वाला 2.5 10⁻6 1.6 जो भी है सारे मान रख दिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा गुणा भाग करने पर
9.10 गुणा 10⁻⁻14। देखो ये आंसर आ चुका है 10⁻14 कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है, किसी भी नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, लगभग इस रेंज में होती है 10⁻14। चाहे कोई भी नाभिक हो, चाहे श्रवण नाभिक हो, चाहे कुछ और नाभिक हो, तो लगभग इस रेंज में आंसर आएगा 10⁻14। तो रदरफोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया था, उसने नाभिक की त्रिज्या निकालने का सूत्र ज्ञात किया था, नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात किया था। और इसकी सहायता से अपन किसी भी नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। जेड का मान पता हो और अल्फा कण की यदि गति ऊर्जा पता हो तो अपन इसका मान निकाल सकते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। ये रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पूरा हो चुका है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। थैंक यू।